देखिए, राजकुमार भाटी जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वही बड़े प्रवक्ता हैं, समाजवादी बड़े, हैं, हाँ बड़े, आप भी समाजवादी हैं, बड़े समाजवादी हैं। भाई बड़े प्रवक्ता हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो उनके बारे में क्या कहें। उन्होंने जो कहा सही कहा, देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, ना तो मैं उनके पक्ष में कुछ कहूंगा, ना मैं उनके विपक्ष में कुछ कहूंगा। इस तरह के विवादों में ना तो मैं पढ़ता हूँ और ना इस तरह के बहस में मैं हिस्सा बनना इस चाहता बयान हूँ। को छोड़ के तो लोग सब ठीक कहते थे पहले, समाज नहीं, देखिए, हर व्यक्ति में, समाज में तमाम तरह की कुरीतियां होती हैं, ठीक है, तमाम अच्छी और बुरी बातें होती हैं समाज में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात को पब्लिक डोमेन पे रखा जाए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत किया या सही किया, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, ना तो मैं भाटी जी को गलत कह रहा हूं, ना मैं भाटी जी को सही कह रहा हूं। भाटी जी की अपनी व्यक्तिगत राय है। जो सामाजिक न्याय की बात करता है, दूसरे सामाजिक न्याय के योद्धा के साथ है ना खिलाफ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस मामले में जो उनके द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये उनकी निजी राय है, ना तो मैं इसके पक्ष में हूं ना इसके विरोध में हूं। और रही बात सामाजिक न्याय को लेके, तो सामाजिक न्याय में निश्चित तौर पे भाटी जी जो अपनी जो सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेके जो मुखरता से रखते हैं, जो मनुवाद और देश में फैसले पाखंड का जो विरोध करते हैं, तो उन सब बातों से, उनकी बातों से तो हम लोग सीखते हैं। मतलब अच्छे आदमी है, नहीं, व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे आदमी है, लेकिन अगर हमसे खराब हो गए, अब आप उस बात को ज्यादा मतलब तय तक मत जाइए। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मैं उनके जो ये बयान है, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। में है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, आप उनके साथ खड़े हैं? जो समाज उनके साथ खड़ा है, सभी लोग उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, सब लोग उनके साथ समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि भाटी जी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, और गलती जब उन्होंने मान ली है, तो उस मामले को ही खत्म कर देना चाहिए ना? बिल्कुल कर देना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती हैं। अब चूंकि वो पिछड़ी जाति से, शूद्र समाज से, अगर यही वो सवर्ण समाज से होते तो अब तक उनकी गलती माफ कर दी जाती। कोई दलित पिछड़ा है और दलित पिछड़े से अगर कोई भूल हो जाए, तो उसकी भूल को आसानी से कहां माफ किया जाता है। जितने दलित और पिछड़ों के नेता हुए, बहन मायावती जी हुई है, कांसीराम जी हुए, मुलायम सिंह जी हुए, शरद यादव जी हुए, इनके किसी भी बयान को, कोई भी इनकी कोई टीका टिप्पणी, उसको ये जो मनवादी समाज के लोग हैं उसको उठा लेते। तो आपने कहा शूद्र समाज पिछड़े समाज से आते, तो क्या पिछले समाज को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए? पिछड़ा समाज तो उनके साथ है, जहां तक मैं देख रहा हूँ। खुद नहीं खड़े हो रहे? ट्विटर पे कई लोग उनके समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं। मैं भी उनके समर्थन में ट्वीट कर चुका हूँ। क्या समर्थन की सही भाई, जब उन्होंने माफी मांग ली है, तो मुद्दे को खत्म कर दो। मुद्दा क्यों बढ़ा रहे हो? अगर किसी व्यक्ति से गलती हुई और वो व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है, मामला खत्म करो। जब हम लोग प्रधानमंत्री मोदी की 50 गलती को माफ कर सकते हैं, तो राजकुमार भाटी जी है, किसी संवैधानिक पद पे थोड़ा ही है। ये तो एक आम सामाजिक कार्यकर्ता के तहत इन्होंने कोई बात कही, और इनके मुंह से अगर मान लीजिए कोई लोकोक्ति मुहावरा कोई गलत निकल गया और उनको उस बात का एहसास हो गया, अगर एहसास हो गया और वो अपनी गलती मान रहे हैं, तो उस बात को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि बीजेपी और जो तमाम मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग इस बात का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि कोई दलित और पिछड़े समाज का व्यक्ति आगे ना बढ़ जाए, कहीं आगे ना निकल जाए, कहीं बड़ा नेता ना बन जाए। तो इस वजह से ये लोग दलित और पिछड़ों के नेताओं का चरित्र हनन करते हैं। तो तमाम कहावतें बनी हुई बनती हैं, उसका कभी कोई मुद्दा नहीं बनता। वो किसने बनाई है? चाहे वो जाटव समाज हो, यादव समाज हो, गुर्जर समाज हो, तमाम जो समाज के लोग हैं, इवन मैं तो कहता हूं जो स्त्रियां हैं, महिलाओं को लेके तमाम बातें बनी है। जैसे एक कहावत कही गई है, त्रिया चरित्रों न जाने देवम कुतो मनुष्या। तो इस पे तो आप सीधे सीधे नारी जाति पे आप कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये कहावतें, ये लोकोक्तियां, ये किसने बनाई है? ये जो संभ्रांत समाज के, जो कुलीन वर्ग के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग जो समाज में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों ने इस तरह के कटाक्ष बनाए। देखो, सरकार अगर चाहती तो इस तरह की परीक्षाओं में कोई धांधली गड़बड़ी नहीं होती। ये
नीट की जो परीक्षा है देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है और इसमें दोबारा धांधली हुई है। अभी 2024 में पर्चा लीक हुआ था, अब एक साल छोड़ के फिर पर्चा लीक हो गया और धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने उनके कार्यकाल में लगातार 2 बार इस तरह की घटना हो गई। तो इससे एक बात बिल्कुल हमें साफ ये समझ में आ रही कि धर्मेंद्र प्रधान अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, रीलबाजी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो भी नीतियां शिक्षा को लेके हैं, खास तौर से शिक्षा को लेके, वो सारी की सारी फेल हो चुकी हैं। और तीसरी बात, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि ये छोटी घटना है। अगर आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सालों साल तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और दिन रात एक करने के बाद किसी परीक्षा को के लिए तैयारी करके उसका पर्चा देते हैं, पेपर देते हैं और बाद में जब उन्हें मालूम पड़े कि साहब आपका पर्चा लीक हो चुका है और जो नकल करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्ट तंत्र के लोग हैं, वो पैसे देकर पेपर खरीद लाए हैं और पैसे देकर ही वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, टॉप कर जाएंगे। करवाते हैं, एनटीए करवा रहा है। सरकार और एनटीए कोई अलग अलग संस्था नहीं है। सरकार के लोग ही एनटीए में बैठे और सरकार के अनुमोदन से बैठे हैं। सीबीआई में कोई नियुक्तियां होती है सरकार की मर्जी से होती हैं, ईडी में नियुक्तियां सरकार की मर्जी से हो रही, चुनाव आयुक्त सरकार की मर्जी से बन रहे। तो एनटीए में जो लोग बैठे हुए हैं तो वो कोई सरकार की गैर मर्जी के नहीं बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एनटीए इस तरह की परीक्षाओं को कराने में नाकाम है तो एनटीए के अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र से ज्यादा लीक हो रही है, बिल्कुल धर्मेंद्र एसएससी कराता था, यूपीएससी, कोई दिक्कत नहीं आती। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और खास तौर से जितने भी बीजेपी के इसमें बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि जो लोग अभी पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं कि इसमें बड़े लेवल की धांधली हुई है, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो आखिर वो बड़े लोग कौन है, उसकी एक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों उन लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया जा रहा है? आखिर किस बात का डर है? वैसे प्रोफेसर साहब, जनता को कोई मतलब है पेपर लीक हो, कुछ भी हो, पढ़ाई ना हो, कुछ हो, लगता है नहीं? जनता को कुछ तो मतलब है। जो वोट देता है, जो परीक्षा दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं ना, जो परीक्षा दे रहे हैं उन्हें तो मतलब है। अब देश में आज के समय ऐसा माहौल हो गया है कि जो व्यक्ति जिस समस्या से पीड़ित होता है सिर्फ उसी को दर्द हो रहा है और किसी को दर्द नहीं हो रहा है। कहाँ सड़कों पे दिखाई दे रहा है? 22 लाख नहीं है सड़कों पे, लेकिन 2 लाख तो सड़कों पे है। 1 लाख ही दिखा दो, कहाँ? 2 लाख तो सड़कों पे है, वो मीडिया नहीं दिखा रही है। बराबर छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियों के जो युवा लोग हैं वो भी बराबर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करी जा रही है। लेकिन विडंबना ये है कि सबसे बड़ी बात आ जाती है वहां पे कि जो तंत्र है, हमारी जो खबरें हैं वो कैसे हम तक पहुंचेंगी, आम जनता तक, उसको पहुंचाने का एक माध्यम है मीडिया। अब मीडिया उन खबरों को कवर नहीं कर रहा है। आप ये देखो कि नेशनल टीवी पर, नेशनल चैनल पर इस एनटीए को लेकर कितने मीडिया वालों ने सवाल किए, धर्मेंद्र प्रधान से कितने लोगों ने सवाल किए, नीट को परीक्षा का जो पर्चा लीक हुआ उसको लेकर कितनी प्राइम टाइम पे डिबेट चली। बस डिबेट किस पे चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए तो वहां जो अरब के प्रिंस हैं उनसे हाथ खोल के जो गले मिल रहे हैं उसके क्या मायने। वहां विदेश में नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मिलने गए हैं और नीदरलैंड में एएनआई जो म्यूट वीडियो चला रहा है तो वो दिखाया जा रहा है प्राइम टाइम पे कि प्रधानमंत्री कैसे 3 बड़े बड़े राजनेताओं को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन वहां क्या बात हो रही है वो नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं, चर्चा जो है, शिक्षा रोजगार जरूरी है। सीजीआई तो कह रही है बेरोजगार युवा कॉकरोच। अब ये बताओ, सीजीआई जैसे पद पर जो व्यक्ति बैठा है क्या उसको इस तरह की बात कहनी चाहिए? क्या सीजीआई का जो चीफ जस्टिस है उनका जो पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ, क्या ये उनके पद की मर्यादा को शोभा देता है कि आप देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहें और ये कहें कि ये सिस्टम में गंद फैला रहे हैं, इनकी वजह से आरटीआई ज्यादा हो रही है? अरे भैया, आप अपना काम अगर ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हो तभी तो ये लोग गंद फैला रहे हैं। आखिर युवा बेरोजगार क्यों है? क्या पिछले 12 साल में
किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि बेतहाशा जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो सरकारें जिम्मेदार हैं, जो मंत्री जिम्मेदार हैं, जो बराबर पेपर लीक हो रहे हैं। क्या सीजीआई ने पेपर लीक होने पे कोई सवाल किया? नहीं किया। ये बस इन चीजों से डर रहे हैं। अब अदालतें भी डरने लग गई हैं कि युवा सवाल ना करें। भाई युवा अगर बेरोजगार है, पढ़ा लिखा युवा, तो वो तो सवाल करेगा। वो सवाल प्रधानमंत्री से भी करेगा, वो सवाल शिक्षा मंत्री से भी करेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी इस बात से नहीं बच सकते, क्योंकि वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने पहले लॉ की पढ़ाई पढ़ी, वकील बने, वकील बन के जज बने, जज बन के फिर तब कॉलेजियम सिस्टम से आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। और अगर वो वकील के बाद जज नहीं बनते तो वो भी शायद कॉकरोच होते। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। करते हैं ये बेरोजगार युवा जो भाई। तो सिस्टम बनाया किसने? ये सिस्टम जो ऐसा भ्रष्ट हो रखा है, जिसमें परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं, जिसमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं को, जिसमें युवाओं को सिर्फ हताशा और निराशा मिल रही है, तो ये सिस्टम किसने बनाया है? ये सिस्टम अपने आप नहीं बना है। विपक्ष क्यों सिस्टम बनाएगा? विपक्ष के कितने लोग हैं इस सिस्टम में? राहुल गांधी तो बराबर इस बात को आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर पे नहीं, जमीन पे भी, जमीन पे कांग्रेस के नेता तमाम बराबर सड़कों पे हैं। विपक्ष के, समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता सड़क पे हैं। नहीं, अब मीडिया उस चीज को नहीं दिखाएगी तो क्या सच झूठ हो जाएगा? आज से जब से पर्चा लीक हुआ है पूरे 7 दिन हो गए, खतरे में लगातार पेपर लीक हो रहे। अरे सीमान जी, आप जरा आंखें खोल के देखो। जो आप जैसे मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं डरते हो कि हम सरकार के खिलाफ दिखाएंगे, हम विपक्ष की खबरों को कवर करेंगे तो कहीं हमारे चैनल ना बंद कर दिए जाएं। तो ये मजबूरी है, ये मीडिया की मजबूरी है। आज भी जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, लगातार बार बार मैं आपको सोशल मीडिया पे वो वीडियो दिखा सकता हूँ कि जो प्रदर्शन युवा कर रहे हैं, एनएसयूआई के युवा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस नहीं प्रदर्शन करने दे रही है। पुलिस लाठी चार्ज करके उन युवाओं को जेल के सलाखों में डाल रही है। अब ये सरकार इतनी डर गई है कि अगर कहीं 150 युवा इकट्ठे हो जाएं, 150 विपक्ष के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो पुलिस उनको 1 घंटे इकट्ठे रहने नहीं देती है। प्रियंका गांधी बड़े नेता है ना, सड़क पे आ रहे हैं, आएंगे सड़क पे, जनता जानेगी, आएंगे, धीरे धीरे माहौल बनेगा। बिल्कुल खाएं, क्यों नहीं खाए लाठी डंडे, खूब लाठी डंडे खा रहे हैं। जनता पे छोड़ दिया? नहीं, जनता पे नहीं छोड़ा है। जनता के मुद्दों को सड़क से लेके सदन तक उठाने का काम ही है विपक्ष का, और विपक्ष तो अपना काम बखूबी कर रहा है। विपक्ष कर रहा है। अगर विपक्ष ये काम नहीं कर रहा होता तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं निरंकुश हो जाते। तो बेलगामी तो हो सकता। देखिए धर्मेंद्र प्रधान तो अभी, धर्मेंद्र प्रधान को मानना तो पड़ा कि परीक्षा लीक हुई है, तो सभी मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे। आपको मालूम है यूपी पुलिस की जो परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, योगी आदित्यनाथ उसको मानने को तैयार नहीं थे। पहले बात तो हो जाए। अरे श्रीमान जी, बात तो होने दो। अरे सुनो श्रीमान जी, सुनो श्रीमान जी, सुनो। बीजेपी में इस्तीफा कल्चर नहीं है। ये बात राजनाथ सिंह खुद कह गए हैं कि बीजेपी में इस्तीफा कल्चर नहीं। कौन इस्तीफा देगा? कैसे इस्तीफा देगा श्रीमान जी? जब किसी व्यक्ति के अंदर नैतिकता बची होगी, उसके अंदर अगर जरा भी शर्म आया बची होगी, तभी तो वो इस्तीफा देगा। कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति ऐसा हो जो बिल्कुल बेहया हो, जो बिल्कुल बेशरम हो, जो बिल्कुल निर्लज्ज हो, जिसको कुर्सी से इतना लालच हो कि वो अपना जमीर बेच चुका हो, तो आप उससे इस्तीफे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? कैसे वो व्यक्ति इस्तीफा देगा? बिल्कुल जमीर बेच के ये लोग कर रहे हैं। अगर जमीर नहीं बेचा होता तो इतनी बड़ी घटना जो नीट की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है, जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो अभी तो इसकी उच्च स्तरीय जांच हो गई होती। धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा दे देते, एनटीए के तमाम लोगों को अब तक बर्खास्त करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। और जिन लोगों ने पर्चा को, हाँ ये बात सही है। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही कि मीडिया जब अपना काम ईमानदारी से ना कर पाए तो सारा ठीक रहा विपक्ष के ऊपर ही फोड़े। ये काम तो मीडिया बहुत अच्छा कर रही है। विपक्ष को वोट चाहिए, उसकी आवाज नहीं, विपक्ष की बात छोड़, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर पा रही है। मीडिया का काम होता था सरकार से सवाल करना।
अब मीडिया किससे सवाल कर रही है? विपक्ष से। मीडिया क्या कह रही है जी? पर्चा लीक हुआ, किसकी कमी है? विपक्ष की। युवा बेरोजगार है, किसकी कमी है? विपक्ष का काम विरोध करना नहीं, सुनो तो साहब, अरे सुनोगे कि सुनोगे भी नहीं? विपक्ष में क्या काम है? सवाल ही करोगे सारे के सारे। क्या काम है? और मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम सरकार से सवाल करना है कि नहीं है? बिल्कुल है। बेरोजगारी है, बढ़ रही है, तो कितनी डिबेटें होती हैं बेरोजगारी पे? एनटीए ने जो धांधली करी है, तो इस पे कितनी डिबेट हुई है? मीडिया के एक चैनल पे बता दो कि किसी ने सरकार को और एनटीए को जिम्मेदार ठहराया हो, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करी हो। विपक्ष तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन दुख की और शर्म की बात यह है कि मीडिया के जो लोग हैं, वो लोग सिर्फ विपक्ष से ही सवाल पूछ पा रहे हैं। वो लोग यही कह रहे हैं कि साहब विपक्ष निकम्मा है, विपक्ष की वजह से पर्चे लीक हो रहे हैं। खराब है तो मीडिया के खिलाफ भी आई है ना सड़कों पर। मीडिया के खिलाफ भी है। कहाँ खिलाफ? अब वो दिखेंगी कैसे खबरें? आपको खबरें कहां से दिखेंगी? खबरें तो मीडिया ही दिखाएगा। जब हम मीडिया की मुखालफत करते हैं, तब आप लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। बेलगाम विपक्ष ठीक है, बस विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। आप बताओ आपने जो सवाल श्रीमान जी हमसे कर रहे हो, विपक्ष के नेताओं से आप सवाल कर रहे हो, विपक्ष के प्रवक्ताओं से जो आप सवाल कर रहे हो, क्या यही सवालात आपने सत्ता पक्ष के लोगों से किया? क्या आप मीडिया के साथियों में इतना साहस है कि बीजेपी सरकार के में जो लोग बैठे हैं उनसे ये सवाल कर लो? हिम्मत है मीडिया में? कहीं ना कहीं मीडिया अपना रोल ईमानदारी से करना बंद कर चुकी है, और यही वजह है कि संसद अब आवारा हो गई है और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो निरंकुश हो गए हैं। सुनसान हो गई ना, इसलिए आवारा हो गई ना। मीडिया ने सवाल करने बंद कर दिए, मीडिया ने खबरें दिखानी बंद कर दी, मीडिया ने खबरें दिखानी बंद कर दी। पहले तो जो प्रिंट मीडिया था वो हमारे साथ रहता था, प्रिंट मीडिया पहले डरता नहीं था, लेकिन जब से ये मीडिया डिजिटल मीडिया हुआ है, जब से डिजिटल मीडिया को बड़ा बड़ा चंदा सरकार से मिलने लग गया है, तब से ये मीडिया सरकार की गोद में बैठ गया है। जनता के साथ नहीं, मीडिया के साथ नहीं, संस्था के साथ नहीं, तो फिर तो डरेंगे ही लोग। विपक्ष किसके साथ है बताइए श्रीमान जी? विपक्ष किस, आप बताइए ना किसके साथ है? आपके हिसाब से विपक्ष किसके साथ? अपने आप को बचाता फिर रहा बस। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। अगर विपक्ष को अपने आप को बचाना होता तो ये जो तमाम एसआईआर के मुद्दे, जो ये नीट का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो प्रधानमंत्री ने अभी डीजल पेट्रोल को लेके बात कही कि आप डीजल पेट्रोल का कम यूज करो, सोना ना खरीदो, विदेश यात्राएं ना खरीदो, तो विपक्ष ये मुद्दे नहीं उठाता। विपक्ष तो बेवकूफ है, ये जो तमाम मुद्दे उठा रहा है ये अपने आप को बचाने के लिए उठा रहा है। नहीं, ये मुद्दे हम विपक्ष समझा पाए जनता को? जनता समझ रही है, जनता समझ रही, तभी तो 240 पे रुक गए, तभी तो 240 पे रुक गए। जनता अगर नहीं समझती तो ये 400 पे पहुंच जाते। जनता से गलती हो गई थी, जनता इनके झूठ के प्रपंचों में फंस गई थी, इसी वजह से 2019 में इनको क्लियर मैंडेट दे दिया। अब जनता विपक्ष की बातों को समझ गई है, इसी वजह से इनको हाशिए पे लटका दिया है। की बात नहीं, बदला नहीं लेंगे हम तो समाज को जागृत कर रहे हैं कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं, एक तो पहले तो जातिगत टिप्पणियों से हमें बचना चाहिए, किसी के ऊपर जातिगत रूप से छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। जाति खत्म हो जानी नहीं चाहिए। जाति तो देखिए हमारे देश में नहीं खत्म हो सकती जब तक ये देश में ये जो मनवादी व्यवस्था है, ये जाति खत्म नहीं हो सकती। जब आप शादी गोत्र देख के कर रहे हो जाति के अंदर, और जब आप कहीं किसी व्यक्ति के से मिलते हो तो सबसे पहले उसकी जाति पूछते हो, तो कैसे जाति खत्म होगी? नौकरियों के इंटरव्यू लेने के लिए जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं वो पहले जाति पूछते हैं, उसके बाद उसका इंटरव्यू लेते हैं। मीडिया में आप चले जाओ तो सबसे ज्यादा तो आपके मीडिया में जातिवाद है। 95% मैं ये मानता हूं कि मनवादी व्यवस्था के लोग मीडिया में बैठे हुए हैं। इसके बाद आप जुडिशरी में आ जाओ, आप जुडिशरी में आ जाओ, जुडिशरी में 90% से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। मैं तो मनवाद का विरोध करता ही हूँ भाई, मैं तो संविधान को मानता हूँ। देश में सिर्फ एक ही किताब है जिसको हर व्यक्ति को मानना चाहिए, देश में सिर्फ एक ही कानून है, संविधान का कानून, जिसको हर व्यक्ति को मानना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी गई किताब को आप अगर स्मृति और संविधान मानेंगे तो वो देश का सत्यानाश करेगा। मनु स्मृति में एक बात ऐसी लिखी हुई है, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण दोष मुक्त है। जो जाति का ब्राह्मण है अगर वो कोई गलती कर दे, किसी का मर्डर कर दे, किसी के साथ क्या कहते हैं हाथापाई कर दे, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दे, तो वो दोष मुक्त कैसे हो जाएगा?
और शूद्र की परछाई पड़ने से भी जो संभ्रांत कुलीन वर्ग के लोग हैं वो अपवित्र कैसे हो जाएंगे। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन है। किसी भी जाति में पैदा होने से व्यक्ति महान नहीं होता है, महान होता है व्यक्ति विचारों से, अपने कर्मों से।